आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। विशेष चर्चा, विशेष कार्यक्रम, क्योंकि ये वर्ष विशेष है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसे कहा जा रहा है अमृत काल, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। इन 75 सालों में हम कहाँ रहना चाहिए था, हम कहाँ पर है, हम पर्यावरण के बारे में कितना आगे आए हैं, हम हेल्थ के बारे में कितना आगे आए हैं, हम शिक्षा के बारे में कितना आगे आए हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में कितना सजग हो गए हैं। इस देश ने इस 75 सालों में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। ये देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, क्या इसका कर्जा बढ़ गया है, यानी पर हेड पे जो हमारे नागरिक हैं उनके ऊपर जो कर्जा कम होना चाहिए दिन ब दिन, वो क्या बढ़ गया है? क्या देश की संपत्ति, जिस तरह से हमने संविधान में कहा है कि समानता का अधिकार, क्या सभी का समान अधिकार इस संपत्ति पर हो गया है? कहाँ है हम? इसी को जानने के लिए आज ये विशेष चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुरेश खैरनार, जो कि चिंतक है, लेखक है और पूरे देश में इन्हीं विषयों पर, इन्हीं मुद्दों पर लोगों को आगाह करते फिरते हैं और सरकार के विरोध में, वे चाहे वो किसी की भी सरकार रहे, उसके विरोध में आंदोलन खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका रहती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। 75 साल किसी भी देश को एक यौवनावस्था में लाने के लिए बहुत बड़ा काल होता है। इसमें 3-4 पीढ़ियाँ चली जाती है और जिस तरह से हम देखते हैं कि उसी काल में इसी गुलामी से चाइना भी दूर होता है, सिंगापुर दूर होता है, थाईलैंड, ताइवान जैसे देश भी गुलामी से आज़ाद होते हैं। बांग्लादेश जैसा, जिसकी जीडीपी आज भारत से ज़्यादा है, वो देश भारत के बाद आज़ाद होता है। क्या स्थिति है इन 75 सालों में और क्या हमें होना चाहिए था? देखिए, एक गाना था, वो डार डार पे सोने की चिड़िया वगैरह वगैरह। खैर, कभी रहा होगा, क्योंकि किसी और राजाओं के ज़माने का जीडीपी और उस समय का उत्पादन और क्या क्या पर हेड वगैरह सब सुनते हैं, जो कि कभी दुनिया के सबसे शायद हाईएस्ट इसमें था जब औद्योगिक क्रांति होने की थी। तो उसके पहले सो कॉल्ड जो आज औद्योगिक मुल्क जिनको बोला जाता है, उनसे भारत कई मायने में आगे था। रेशम की ऐसी बुनाई होती थी कि एक काड़ी पेटी की भीतर में धोती या साड़ी समा जाने वाली कला थी और बहुत कुछ। ये सब हम पुरानी जुगाली हमारे देश के टेक्नोलॉजी से लेके विकास की वगैरह हम सुनते सुनते बड़े हो रहे हैं। मैं आज़ादी के 5 साल के बाद पैदा हुआ हूँ। आज़ादी जब मिली हमारे देश की, तब मैं इस दुनिया में था नहीं। मेरे पिताजी उस आंदोलन में जरूर थे और 1953 का मेरा जन्म है, वो भी दिसंबर का 25, यानी 54 ही मानिए। तो अभी मैं वर्तमान प्रधानमंत्री से कम 3 से 4 साल छोटा हूँ। वो कोइंसिडेंटली आज़ादी के 3 साल के बाद पैदा हुए। उनको 3 साल पहले दुनिया देखने को मिली और उसके बाद आज वो लगभग 8 साल से इस देश के सत्ता की बागडोर संभाले हुए हैं। हम और पीछे भी 15 अगस्त के बाद का भी हम जिक्र कर सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद में जो जोश लोगों के बीच में है, हमें आज़ादी मिली, अब हमको ये होगा वो होगा, जो गाने हैं कई सारे इस तरह के ऊपर। तो इसमें एक आज़ादी के आंदोलन के एक सिपाही जो हमारे कभी आदर्श रहे हैं, जिनका नाम साने गुरुजी। जिस साने गुरुजी ने पंढरपुर का विठल का मंदिर दलितों को दर्शन के लिए खुला करने के लिए प्राणांतिक अनशन किया था 1948 में, और खुला भी। बाबा साहब ने भी कालाराम के लिए सबसे लंबा सत्याग्रह किया था, नहीं उनको कामयाबी मिली। लेकिन इसमें आज़ादी के बाद का ये उस ढंग का पहला सत्याग्रह, और आश्चर्य की बात इसके लिए गांधी जी ने मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि वो इस ढंग का कोई भी जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी न सहने वाले आदमी थे। तो उन्होंने गांधी जी की बात को अनदेखी करके
अपना अनशन किया और बड़वों को मंदिर खोलना मिला। सानी गुरुजी ने आज़ादी के आंदोलन में खुद तो भाग ही लिया, लेकिन मधु लिमे से लेके, दंडवती से लेके, शिरीष कुमार से लेके, कई हमारे पिताजी से लेके बहुत सारे खानदेश के, महाराष्ट्र के लड़के लड़कियों को प्रेरणा दी, जिसमें फूले देशपांडे की पत्नी सुनीता देशपांडे है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपना प्राण न्यौछावर तक करने की उस समय कोशिश की। उस गुरुजी से मैं शुरुआत करूँगा। सानी गुरुजी 1950 में आज़ादी के 3 साल के बाद, यानी जब प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ, उसके समय यानी 3 साल के भीतर उन्होंने, आज हम जो चर्चा करने बैठे 75 साल की आज़ादी में क्या पाया क्या खोया, तो मुझे बरबस सानी गुरुजी की याद आ रही। 3 साल के भीतर में वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। 3 साल के भीतर उन्होंने कहा, लिखा, अपना सुसाइड नोट है उनका। सुसाइड नोट होता है, मुझे धंधे में खोट आ गई, मेरा प्रेम भंग हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये शायद दुनिया के इतिहास की यूनिक सुसाइड नोट है, जिसमें इस देश के आज़ादी के 3 साल के बावजूद जो आदिवासी जंगल के शेर और जंगली जानवरों को नहीं डरता है, वो आज एक ड्रेस वाला पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड को देख के जंगल के भीतर छुप जाता है या पेड़ पे चढ़ जाता है। वो हमारी माँ बहनें जिनका बायोलॉजिकल एक्सीडेंट से दलित जाति में जन्म हुआ है, लेकिन आज भी उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनकी नग्न जुलूस निकाले जाते हैं, उनके ऊपर बलात्कार होते हैं। ये मेरे आज़ादी के 3 साल का अगर रिजल्ट होगा। और इसी ढंग से कुपोषण से लेके, गरीबी से लेके, मजदूरों के और अन्य लोगों के ऊपर के अत्याचार के 3 साल के भीतर जो जो उन्होंने नज़ारा देखा, उसी पर से वो फ्रस्ट्रेटेड, वो बाकायदा उदास हो गए और उन्होंने 11 जून 1950 को बम्बई में आत्महत्या की, नींद की गोलियां खा के। और आत्महत्या की नोट में, जिसको सुसाइड नोट बोलते, लिखा है ये सब जो मैंने गिनाया है। अगर 3 साल के भीतर सानी गुरुजी जैसा आदमी डिसअपॉइंट होकर मर जाता है, 75 साल की आज़ादी के बाद में हमारे देश से उनके नाम लेने वाले लोगों को मुझे लज्जा होती है, हमारी चमड़ी थोड़ी मोटी हो गई है। क्योंकि सानी गुरुजी के 3 साल के असेसमेंट के बाद जो जो उन्होंने सवाल गिनाए हैं, जिन बातों को लेकर आत्महत्या करने के उनके कारण दिखते हैं, उसमें कहीं भी कमी होने की बात नहीं, उल्टा इजाफा होते 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 रिकॉर्ड ब्रेक। हर 7 मिनट में एक महिला बलात्कारित होती है और उसमें 70 से 75% दलित आदिवासी होती है, अल्पसंख्यक होती है, गरीब होती है। निर्भया और अन्य तरह की भी औरतें हैं, औरत होती है, लेकिन इसमें बलात्कारों की बलियों की संख्याओं में सबसे ज़्यादा पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ, आदिवासी जातियों की महिलाओं का समावेश है। उसी ढंग से दलितों के, आदिवासियों के सवाल आज़ादी के मिलने के समय, बाबा साहब आम्बेडकर ने भले 115 और दुनिया भर के क्या क्या प्रावधान किए होंगे, लेकिन उनके सबके बावजूद जिस ढंग से उलगड़ी से लेके, सहारनपुर से लेके, खैरलाजी से लेके, ताज़ा ताज़ा राजस्थान का घड़े को पानी, मुझे बाबा साहब का वो सातारा के स्कूल का किस्सा याद आ रहा है कि बाबा साहब का खाने का डिब्बा या बाबा साहब पीने के पानी के उस जगह के पास में, यानी बाबा साहब के ये लगभग 100 साल पहले की बात, और आज राजस्थान की 75 साल के आज़ादी के अमृत महोत्सव के दरमियान आप मेरे से बात करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, और ये अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के दरमियान का किस्सा है, ताजा अगस्त महीने का, इसी साल का। शर्म आनी चाहिए हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से में, और राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं का भी हम बात किसी एक विशिष्ट प्रदेश के नहीं कर रहे, हमारे देश की मानसिकता के कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों का। और वो मास्टर है, वो गुरुजी है, वो पढ़ाने का काम करने वाला आदमी है, और उसके बावजूद उसने कितना पीटा, पीट पीट के बच्चा मर गया है। इस ढंग के हाथ से इस मुल्क में आए दिन कहीं कहीं रिकॉर्ड में आ रहे और कहीं कहीं नहीं आ रहे, क्योंकि 135 करोड़ आबादी का मुल्क है, विशाल मुल्क है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3-3, 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं। और ऐसे मुल्क की कई सारी खबरें आप जैसे
मीडिया वालों के आंखों के नज़र में आती है तो हाईलाइट होती है, अन्यथा इससे कई गुना खबरें या कई गुना हादसे रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो आए गए हो जाते हैं। तो इस ढंग से आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव का घर घर झंडा और दुनिया भर के क्या क्या ये जो सब जो तमाशे हो रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इनके बजाय हमारे देश के 135 करोड़ आबादी के हर आदमी औरत को सम्मान से जीने का हक, सबसे पहले पेट वगैरह न बात की बात है, सम्मान से जीने का हक जो हमारा संविधान लिखित रूप में दे रहा है। कोई भी लिंग का, जाति का, धर्म का, उसको सम्मान से लगे कि ये मुल्क मेरा है। हम लोगों ने इन 75 सालों में कई स्थितियां देखी, हमने गरीबी भी देखी, हमारा देश विकसनशील देश रहा, विकसित हुआ, फिर विकसनशील देश के मोड़ में हम आ गए। बहुत सारी सरकारें देखी हमने, चाहे फिर वो पहली नेहरू जी की सरकार हो, उसके बाद में फिर चाहे इंदिरा जी का काल हो, उसके बाद में समाजवादियों की सरकार हो, उसके बाद में कांग्रेसियों की फिर सरकार हो, फिर ये सरकार, इतनी सरकारें आई और गई। उन सरकारों के और ये जो विद्यमान सरकार है, इसमें क्या फर्क आपको बहुत दिखता बड़ा है? फर्क है। पहले की सरकारों की भी आलोचना करते करते हम बड़े हुए हैं। जी। जिस इंदिरा जी का आपने नाम लिया, उनकी बदौलत हम आपातकाल में जेल में भी रहे हैं, क्योंकि हम जयप्रकाश आंदोलन के सिपाहियों में से एक रहे हैं। इसलिए शायद ही हमने किसी सरकार की तारीफ के पुल बांधे होंगे या उस सरकार की कभी हिमायत की होगी। आपने मेरे परिचय में खुद भी कहा है, हम आचार्य विनोबा की भाषा में वो कौम के लोग हैं जो इस ढंग के, जो पुराने ज़माने में आचार्य ऋषि मुनियों का काम होता था, राजा का कान पकड़ के उसकी गलती बताने का, हम उस जमात के प्रतिनिधि है, वही रहेंगे और वही रहने का हम अभिमान भी है। तो इस कारण हमने किसी भी सरकार की कभी कोई तरफदारी करने का, अभी कल ही मैंने यूपी बिहार का दौरा करने के बाद में, कल का मेरा ताज़ा आर्टिकल है, क्योंकि मेरे आने की ट्रेन में नाम था राप्ती सागर, लेकिन मैंने कहा कि इसको मजदूर सागर बोलना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन प्रीतम जी मजदूरों से भरी हुई थी। और ये सब मजदूर थे दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, बरौनी, बांका, मुंगेर, उस एरिया के, उत्तर बिहार के और कुछ हद तक पूर्वी बिहार के। ये पूरी की पूरी ट्रेन हमारे देश से 5-10, 100-50 लोग छोड़कर इस ढंग से आज आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के दरमियान हम बोल रहे हैं। और आपने इशारा किया कि समाजवादी, उसी बिहार में समाजवादियों की सरकार लगभग 50 साल के दौर से चल रही है। नाम अलग अलग होंगे व्यक्तियों के, लेकिन कम अधिक प्रमाण में उनकी सरकार चल रही। और उसके बावजूद जो भी बिहार की जनसंख्या होगी 12, 13, 14 करोड़, उस बिहार के आधे से भी ज़्यादा लोगों को काम के लिए देश के हर कोने में जाना पड़ता है। और ये लोग सब के सब दक्षिण में जा रहे थे, कोई तमिलनाडु, कोई केरला। और इस ढंग से जो प्रवासी मजदूर शब्द अभी कोरोना के बाद से आया है, मजदूरों का पलायन शब्द आया है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी नई नई ईजाद हुई है। पहले तो मजदूर ही बोला जाता था, लेकिन आज की तारीख में ये स्थिति मैं अपने आंखों से ताज़ा कल परसों ही मैं उतरा हूँ ट्रेन से, आज भी मेरे आंखों के सामने वो भीड़, पैसेज के बीच में सोने वाले, हमारे बर्थ के आसपास में सोने वाले, रात को बाथरूम में भी जाने की जगह नहीं थी ऐसी, क्योंकि वो बेचारे अपने पापी पेट के लिए बाल बच्चों के साथ में जा रहे हैं। हम क्या उनके ऊपर गुस्सा करेंगे या क्या करेंगे। आज़ादी के 75 साल के बाद में भी जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हो, जिस प्रदेश की ज़मीन उन नदियों के कारण उपजाऊ बनी हो हज़ारों सालों से, वो प्रदेश के लोगों को अगर अपने खुद के पेट के लिए बाहर जाना पड़े, इससे ज़्यादा और दुखद बात क्या हो सकती है। और कम अधिक प्रमाण में आपने वर्तमान सरकार की तरफ मेरा ध्यान खींचा है। देखिए, अभी तक की सरकारें जो भी रही उनकी खामियां, लेकिन कम से कम वो कम्युनल नहीं थी। वर्तमान सरकार क्लियर कट कम्युनल सरकार है, जो 135 करोड़ आबादी के मुल्क में, जिसमें दुनिया के सभी तरह के धर्म, जाति, संप्रदाय, ऐसे मुल्क में कोई भी कम्युनल, कोई भी जातिवादी, कोई भी इस ढंग की हिंदुत्ववादी हो, इस्लामवादी हो या कोई भी XYZ वादी हो, ऐसी सरकार भारत जैसे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है।
और ये सरकार हिटलर के जैसी जनतंत्र के सीढ़ी पर ही चढ़ के आई है। ये सरकार कोई बंदूक या कोई भाले पे नोक पे आई नहीं है, लेकिन इसने बंदूक भालों का इस्तेमाल वातावरण निर्मित के लिए गुजरात दंगों से लेके भागलपुर के दंगों से लेके पूरे देश भर के जो दंगों का जो इतिहास है पूरा, वो कर करके ये सरकार ने अपना खुद का जो कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिकल जो वजूद, जो उनको बहुत अभिमान है कि हम इतने परसेंट तक वोट हासिल कर ले और हम 300 से ऊपर लोग चुन के लेके आए हैं। आजादी के 75 साल का इससे बड़ा अपयश, इससे बड़ी कोई दूसरी आपत्तिजनक बात इसलिए नहीं हो सकती है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान जनता को अर्पण किया था, उस संविधान की धज्जियां कदम कदम पे उड़ाने वाली सरकार है। इस सरकार ने बाबरी मस्जिद को गिराया, ये वही लोग हैं। इस सरकार ने बाबरी मस्जिद गिराने के बाद में मंदिर की राजनीति करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। ये सरकार अभी ज्ञानवापी और मथुरा और वृंदावन की बात कर रही है। ये सरकार कम्युनल एजेंडे से 1 इंच भी दूर होने की जगह और ज़्यादा नज़दीक होते जा रही है और शपथ लेती है संविधान की। मौकरी ये है, सबसे बड़ा मजाक ये है, माखोल ये उड़ा रहे हैं, भारतीय संविधान इस ढंग की राजनीति को इजाज़त नहीं देती। इस ढंग की राजनीतिक पार्टी को भारतीय संविधान इलेक्शन कमीशन को डिस्क्वालीफाई करने की पूरी प्रावधान की हुई है और इसके बावजूद ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में मौजूद है जिनका एजेंडा हिंदुत्व है, किसी का एजेंडा मराठी है, किसी का एजेंडा कुछ है, किसी का एजेंडा कुछ है। ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का शपथ लेकर सत्ता में आए हुए लोगों का पाखंड है। क्योंकि वो अगर मैं नरेंद्र दामोदर मोदी आज से गुजरात का मुख्यमंत्री बनते हुए या आज से इस देश का प्रधानमंत्री बनते हुए ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं इस देश में रहने वाले हर तरह के जाति, संप्रदाय, लिंग के लोगों के जान माल की सुरक्षा की, सम्मान की गारंटी देता हूँ। ये वो शपथ है और उस शपथ का उल्लंघन 3 बार गुजरात में किया है, 2 बार अभी तक भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है और लाल किले के प्राचीर से इनको भाषण करते हुए अभी भी कभी 80-82 मिनट का भाषण अगर आप खोल के निकाल के लीजिए, हमारे देश के हर आदमी औरत का सम्मान और उसी के नाक के नीचे बिल्किस बानो के गुनाहगारों को छोड़ने की भी कार्रवाई बगैर इनके इशारे से हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, हम इसी मुद्दे पर अब आना चाह रहे थे कि हमने गुजरात के दंगे देखे, दोनों पक्षों में बहुत हिंसा हुई, न्याय की प्रक्रिया चली, वहाँ के जो गुनहगार थे उन्हें जेल में डाला गया, फिर इनकी सरकार आती है, फिर जेल से ऐसे कैदियों को छोड़ा जाता है, ऐसे गुनहगारों को, ऐसे आरोपियों को छोड़ा जाता है जिन्होंने जघन्य अपराध किया है। और एक साथ सारे के सारे 11 आरोपी थे बिल्किस बानो केस में, सारे के सारा 11 आरोपियों को छोड़ा जाता है। सारे नियम धाबे पर बिठाए जाते हैं। जिन जस्टिस ने या जिन जस्टिस की पीठ ने, जिस कोर्ट ने उन 11 लोगों को शिक्षा सुनाई, उस पीठ को या उस जस्टिस का कोई कंसर्न नहीं लिया जाता है और किसी भी तरह की मानवता, न्याय जो संविधान देता है उसके खिलाफ जाकर सरकारें उन्हें छोड़ देती है। न्याय पर कितना भरोसा रहेगा देश के लोगों का? ये केस महाराष्ट्र के राज्य के अंतर्गत वर्क किया गया था जी, क्योंकि कई सारे गुजरात के उस समय के दंगे के केस, उसमें बिल्किस बानो का भी एक केस है और भी केसेस है, लेकिन वर्तमान हमारे बिल्किस बानो के ऊपर की चर्चा इसलिए मैं उससे ही बात करूंगा। ये केस गुजरात के जब ये मुख्यमंत्री थे, वर्तमान प्रधानमंत्री, ये इनके लिए भी शर्म की बात है। ये जो अकड़ के बात करते हुए दिखते रहते हैं जब देखो तब, ये लज्जा की बात है कि उनके मुख्यमंत्री के काल में इनकी जो जुडिशरी का, राज्य की जुडिशरी की जो विश्वसनीयता इन्होंने खत्म करके रख दी थी, अविश्वसनीय बन गई थी दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, जिनको ये विश्वास नहीं था कि हमको यहाँ न्याय मिलेगा। इस कारण वो सब वर्क किए गए थे काफ़ी केसेस महाराष्ट्र में, उसमें से बिल्किस बानो का केस महाराष्ट्र में है और उसके जो वकील, उसके जो जज है जो रिटायर हो चुके हैं, उनका मुंबई पत्रकार संघ में का 2 दिन पहले की एक वार्तालाप की मेरे पास में खबर आई है तफसीलवार। उन्होंने ये जो तथाकथित
दया के ऊपर छोड़ने वाली जो बात है, इसके जो नियम उन्होंने बताए, उनका खुद का कहना है, मेरा नहीं। जिस जज ने इन जल्लादों को इस ढंग की सजा देने का काम किया था, वो जज बम्बई पत्रकार संघ के 2 दिन पहले की पत्रकार परिषद में कह रहे हैं कार्यक्रम में कि उसके लिए जो जजमेंट दिया जाता है, उस जज को, उस बेंच को पूछा जाता है, उस राज्य को पूछा जाता है, जो कि मुझे अभी तक पूछने की कोई खबर नहीं। ये खुद वो कह रहे हैं, उनका हवाले से मैं बोल रहा हूँ। ये लिखित है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, अखबारों में आया है, सोशल मीडिया में घूम रहा है उनका वक्तव्य, ऑडियो वीडियो है। वो खुद कह रहे हैं कि ये मेरे न्यायालयीन सर्विस के इतिहास का सबसे ब्लंट और सबसे भयानक उदाहरण है, जिससे न्याय संस्था के ऊपर का विश्वास डोल जाएगा। और दुख की बात है कि आज की तारीख में वर्तमान पीठ सुप्रीम कोर्ट का इसी बात पे चर्चा कर रहा है। कल ही वो एडमिट हुई है केस, कपिल सिब्बल उसकी जिरह कर रहे हैं। सुहासिनी अली और रूप वर्मा, एक्स वीसी ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये हमारी दोनों मित्र लोग हैं, उनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है। और उसमें वो जो पट्टी बांधी हुई न्याय की देवी बोलते हैं ना, उस ढंग से जजेस पूछ रहे हैं, हमें बाकी का मत बताइए, वो जो दया की याचिका का क्या क्या उल्लंघन हुआ उतना बताइए, बाकी वो सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, वो कितना जघन्य था, इसके अभी यहाँ हमको बात बताने की जरूरत नहीं है। जनरली वो जो मामला है वो इतना विश्व के पटल के ऊपर अभी इतना, ये किसी भी, वो जज तो छोड़िए, उनको पानी लाके देने वाला सिपाही, उनको वहाँ पर जो पट्टे वाला बोला जाता है गवर्नमेंट की भाषा में, उनको तक इस केस का जघन्यता का पूरा के पूरा तफसील मालूम है। परिवार के 17-18 लोगों को मार डालना आंखों के सामने, 5 महीने की गर्भवती, उसके बावजूद रिपीटेडली रेप करना। और उन न्यायाधीश महोदय को अच्छी तरह मालूम है कि उन जल्लादों के चारों तरफ में अभी सत्कार के कार्यक्रम हो रहे, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, और वो भी हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। ये मान्यता प्राप्त संगठन है, नॉन संगठन है, जो बाबरी मस्जिद से लेके दुनिया भर के, गांधी की हत्या से लेके सब तरफ इनके नाम उछल रहे हैं सैकड़ों सालों से। ये वही लोग हैं जिन्होंने कालाराम मंदिर से लेके चौधार तड़े के सत्याग्रह से लेके तुकाराम महाराज को मारने से लेके हर तरफ के, ये वही लोग हैं। और ये वही लोग हैं जो इन जल्लादों को आज मिठाइयाँ खिला रहे, सत्कार कर रहे, और आगे जाके बोल रहे हैं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। मतलब मनुस्मृति के अनुसार जिसको बाबा साहब ने भारत के इतिहास में पहली बार जलाने की कोशिश करने का हिस्टोरिकल 25 दिसंबर, ये डेट मुझे याद है क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है और मेरा भी जन्मदिन है जी। इस कारण वो डेट मुझे याद है। बाबा साहब ने अपने जीवन का ये हिस्टोरिकल चौधार तड़े से लेके कालाराम मंदिर के जैसा ही मनुस्मृति को जलाने की हिम्मत इस देश में पहली बार, ज्योतिबा फुले ने लाख मनुस्मृति की आलोचना की होगी, चिकित्सा की होगी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार इस ग्रंथ को जलाने का सार्वजनिक कार्यक्रम किया है, हिस्टोरिकल। उस मनुस्मृति में ब्राह्मण बलात्कार करता है तो उसको कुछ तो भी एक मामूली, अगर यही कोई दूसरा बलात्कार करता है तो उसको मार डालने की है, किसी को कुछ है। ब्राह्मण चोरी करता है तो उसको मामूली सी को समझ दे के छोड़ देने की है, लेकिन वही दूसरा करता है तो उसको हाथ काटने की और क्या क्या है। यही मनुस्मृति वर्तमान सत्ताधारी दल का जो मातृ संगठन है, उसने जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जब संविधान सभा में अर्पण करने की घोषणा की थी, उसके दूसरे दिन के ऑर्गेनाइजर और उनके जो भी अखबार है उनमें भीम स्मृति की जगह मनुस्मृति हजारों सालों से रहते हुए उसको क्यों नहीं लिया, जिसमें हमारे देश का संस्कृति का, कौन सी संस्कृति, ब्राह्मणिकल संस्कृति, हमारे देश का अभिमान का, हमारे देश की इतनी बड़ी गौरव की, कौन से गौरव की, ये उच्च जातियों के गौरव की, जिसमें 80-85% दलितों को, महिलाओं को, महिला फिर वो ब्राह्मण महिला क्यों ना हो, उसे भी उसमें स्थान नहीं है। वो भी शूद्र है, वो भी पैर के अंगूठे से पैदा हुई है,
जैसा शूद्र पैदा हुआ है वैसे ही वो भी पैदा हुई है। बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ है, यहाँ से वैश्य वैश्य पैदा पैदा हुआ है, और यहाँ से ब्राह्मण पैदा हुआ है। और वो ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठत्व बताने वाली और बृहस्पति। जिसका बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के जगह पर 5 अगस्त 2021 को भूमि पूजन के समय वर्तमान सरसंघ चालक मोहन भागवत ने उस श्लोक का उच्चारण उस सभा में किया है, और हम आप ही की इस स्टूडियो में उसके बाद में उसके ऊपर लंबा डिबेट कर चुके हैं। उस मनुस्मृति में ये ब्राह्मणों का ग्लोरिफिकेशन आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 साल के बाद बाबा साहब ने चलाने की भी शायद 100 साल से ऊपर का समय हो रहा है। उस मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण ऐसा कर नहीं सकते, ब्राह्मण ने ऐसा किया तो भी, और इस ढंग से उनके सत्कार के कार्यक्रम हो रहे हैं। और मैंने अपने लेख में बिल्किस बानो को इस ढंग से यातना देने वाले लोगों को छोड़ने के नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्षण मैंने अपना कलम उठा के लिखा है कि मैं शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार सजा दिए हुए लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के आड़ में इस ढंग से छोड़ने की कृति गुजरात सरकार की, जिस गुजरात को गांधी जी का गुजरात बोला जाता है, मैं शर्म से मेरा गर्दन झुक गया है। बिल्कुल। और आज़ादी के 75 साल में, यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव को ये 20 वर्ष 20 महोत्सव में तब्दील करने की ये कृति है। यह अमृत महोत्सव की कृति नहीं है, ये विषैले महोत्सव की शुरुआत है। अगर शुरुआत इस ढंग की होती होगी 15 अगस्त 2022 से, तो आगे वाला अमृत महोत्सव का और क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, ये उसकी झलक है। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि उसके नेक्स्ट दिन आपने लिखा कि शर्म से पानी होने की ये घटना है। सारा देश शर्म से पानी हुआ है। सारे देश को ऐसा लगता है कि बिल्किस बानो के साथ बहुत बड़ा ये अन्याय है, न्यायपालिका का अन्याय है, सरकार का अन्याय है, और इस तरह से तथाकथित जो संगठनाएं हैं उन 11 आरोपियों का सम्मान कर रही है, उनके तरफ से भी ये बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन पूरे देश की हम परिसीमा देखते हैं, सिर्फ एक बिल्किस बानो का केस नहीं, हम अगर कश्मीर में देखते हैं, हम उड़ीसा में देखते हैं, हम नागालैंड में देखते हैं, त्रिपुरा में देखते हैं, हम छत्तीसगढ़ में अभी अभी की घटना है कि आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया। अभी अभी जिस घटना का आपने जिक्र किया कि एक छोटा मासूम बच्चा ब्राह्मण टीचर के घड़े से पानी पी लेता है तो उसको ब्राह्मण इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। कई दलित लड़कियां हैं जिनको मार दिया जाता है, जिन पर बलात्कार होता है, लेकिन न्यायपालिका कहीं दिखती नहीं। कार्यपालिका के जितने लोग हैं वो चुप है, और मीडिया, क्या ये स्थिति किसी भी देश के 75वें साल में जब आती है तो ये क्या गौरव की बात है या इससे शर्म से सर झुक जाना चाहिए? खाली शर्म की बात नहीं है, शर्म तो एक बार बोल के खत्म नहीं है, पतन की बात है। आज़ादी के 75 साल के दौर में का ये जो आपने इतना सारा जो गिना है, ये बिल्कुल भी आज़ादी के 75 साल की अचीवमेंट नहीं है, उपलब्धि नहीं है। ये शर्म की बात है, पतन की बात है। क्योंकि आज़ादी के बाद में जो चीज़ें इम्प्रोवाइज होनी चाहिए थी, जिन चीज़ों को और आगे बढ़ना चाहिए था, संविधान को लागू करने के हिसाब से और ज़्यादा आगे तरक्की होनी चाहिए थी, संविधान को एक गठरी में बांध के टांग के रख दिया गया है। और संविधान की पूरी धज्जियाँ उड़ाने के आपने जितने भी किस्से बताए हैं, उलगड़ी से लेके खैरलांजी से लेके सेंगर वाला मसले से लेके बलरामपुर से लेके सहारनपुर, आदित्यनाथ सत्ता में आने के 1 महीने के भीतर की अप्रैल की वो घटना है 2014 या 15-16 की, जब पहली बार वो मुख्यमंत्री के पद पे आए थे, शायद 15 या 16 की, अब भी तो गए थे सहारनपुर। और उसके तुरंत बाद उन्हीं की जाति के लोगों ने दलितों को कबीर मठ के भीतर, जो एक प्राइवेट परिसर है, जो कि कबीर पंथियों का है, दलितों का है, कबीर को मानने वाले लोगों का है, अभी भी मैं बनारस के कबीर मठ में होके आ रहा हूँ, उसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय की मनाही नहीं है, जो भी आए सबका स्वागत है। उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 125वीं जयंती के दिन इसी संघ परिवार ने
शायद ही देश भर के कोई लैंप पोस्ट बाकी होंगे जहां पर बाबा साहब के फोटो ने लगाए थे और क्या क्या महिमा मंडन किया था। उन्हीं बाबा साहब के हिंदू मिल के स्मारक को लेकर दुनिया भर की घोषणाएं कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसी बाबा साहब की जयंती को सहारनपुर में मनाने को लेकर मनाही करना और वर्तमान मुख्यमंत्री या उनका प्रशासन उन लोगों को सपोर्ट करना, समर्थन करना, उनकी तरफ से खड़े होना, निस्बत दलितों की तरफ से खड़े होने की जगह, और उसी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की शपथ लेके उन्होंने मुख्यमंत्री पद पहली बार हासिल किया था। और सबसे पीड़ा की बात, वो कबीर, जिस कबीर का मठ का नाम ले रहे, उसी कबीर के पहले और 500 साल पहले गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ मठ के वो मठपति है। वो खाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उस गोरखनाथ कबीर के ही पहले के 500 साल पहले के मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ उस पीठ के वो आज वर्तमान अध्यक्ष भी है। उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा नहीं है। और उसके बावजूद बाबा साहब की जयंती मनाने को लेकर मना करने वाले लोगों को रोकने की जगह जिस ढंग से वह दंगा हुआ है, जिस ढंग से दलित औरतों के साथ बदतमीजी हुई है, जिस ढंग से दलितों को पीटा गया है, जिस ढंग से दलितों को जेलों में डाला गया है, ये जो एक तरफा कार्रवाई की गई है, सत्ता में आने के 1 महीने के भीतर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद का तो फिर बलरामपुर, उसके बाद का उलगड़ी, उसके बाद के तो उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। और दिल्ली से 100-200 किलोमीटर के दायरों की बात कर रहा हूँ। इस ढंग के प्रदेश के, जो भारत का 20 करोड़ से ऊपर आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, जिस प्रदेश ने इस देश को आधा दर्जन प्रधानमंत्री दिए हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री भले गुजरात के होंगे लेकिन उसी उत्तर प्रदेश से, वो भी बनारस से चुन के आने का दावा करते हैं। और बड़ा अभिमान है उनका कि मैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश का वर्तमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। अभी मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी होके आ रहा हूँ। तो इस ढंग से उनको खुद को नैतिक रूप से उनको हस्तक्षेप करना चाहिए था। प्रधानमंत्री के नाते जब वो उत्तर प्रदेश के, अब वो MP हो गए ना, उत्तर प्रदेश के जन संसद हो गए ना लोकसभा के, तो उनका भी नैतिक दायित्व था। उनके नाक के नीचे ये सब होते रहा है तुरंत यूपी में सत्ता बदल होने के साथ साथ ही। तो उसके बाद में कितने उदाहरण हो गए। एक विधायक है उनका सेंगर नाम का, और उसने खाली अत्याचार ही नहीं किया, तो उसने अत्याचारी जो पीड़ित फैमिली थी और उनके वकील को पूरा कुचल के मार डाला है। उलगड़ी में कवर करने के लिए आपके जैसे पत्रकार कप्पन जैसे जो गए हैं कहाँ से, केरल से लेके देश भर से, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया है। और वो मनीषा नाम की जो बच्ची है उलगड़ी की, हाथरस जिले की, उस बच्ची का आज क्या हाल है, कितना दुखद है। निर्भया कांड को लेके देश भर में लाखों जगहों पे मोमबत्तियां निकली, बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि अत्याचार होता है, वो निर्भया का हो या किसी मनीषा का हो या किसी बिल्किस बानो का हो। लेकिन इस ढंग से एक के लिए एक न्याय, दूसरे के लिए दूसरा न्याय, ये जो इस देश में आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर इस ढंग का नज़ारा हो, इस ढंग का डिस्क्रिमिनेशन हो, और इस ढंग की औरतें, बच्चियाँ, मुख्य रूप से दलित अल्पसंख्यक समाज की अगर असुरक्षित हो, और बिल्किस बानो के गुनाहगारों को छोड़ने की कृति करके, और ये छोड़ने की कृति सिर्फ मैं गुजरात सरकार के माथे पे नहीं डाल रहा हूँ, इस कृति को वर्तमान प्रधानमंत्री, इस कृति को वर्तमान गृह मंत्री, जो दोनों गुजरात से बिलोंग करते हैं, इनके कंसेंट के बगैर ये पहल या ये कदम उठाने का गुजरात की सरकार की हिम्मत नहीं थी। और ये जो सहूलियत होती है 15 अगस्त के दिन कुछ कैदियों को छोड़ने की, हम उस सहूलियत के ऊपर नहीं कटाक्ष करेंगे, वो ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, या कई लोगों की जेल में काफ़ी दिनों तक के हो जाने के बाद में भी अगर पुनर्विचार करके उनको छोड़ते हैं तो वो प्रोसेस 1992 में और बाद में 2014 में वगैरह वगैरह, उसमें क्या क्या अदल बदल होते रहे। लेकिन उस कैटेगरी का फायदा उठा के, जिसको क्लेमेंसी बोलते हैं, ये उस क्लेमेंसी का भी अपमान है, और वो भी आज़ादी के 75 साल के दौर में। और उसके बाद में सत्कारों का जो दौर चल रहा है, जो मैंने लिखा था कि मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा कि इन जल्लादों को पब्लिक डोमेन में आने के बाद में, क्योंकि जिस प्रज्ञा सिंह को मालेगांव का बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी होने के बावजूद समझौता एक्सप्रेस की, मक्का मस्जिद की,
दुनिया भर के सीरियल बॉम्ब्स की 100 से ऊपर लोग मारने वाली आरोपी की केस मालेगांव कोर्ट में चल रही है। और वो आज भोपाल से लोकसभा में इसी बीजेपी ने, इसी सत्ताधारी दल ने उसको बैठाया हुआ। और मैं उसके चुनाव में भोपाल में जाके बोला था कि इस दल को भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इस उम्मीदवार को भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब एक समाज के, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को आप एक मीटर लगा रहे हैं। आप दूसरों को खाली संशय के नाम पर, कप्पल हो या कोई और हो, 1 लाख के आसपास अल्पसंख्यक समुदाय के बिलो 40 या बिलो 30 बच्चे, अकेले कश्मीर में 50,000 और रेस्ट ऑफ कंट्री में 50,000, एक 15% आबादी का समाज जिसको मुसलमान बोला जाता है, अल्पसंख्यक बोला जाता है, उसके इतनी बड़ी जनसंख्या के युवक अगर जेलों में सड़ रहे होंगे, उनके दिलों पे आज़ादी का अमृत महोत्सव का क्या गुजरता होगा। बिल्कुल ये क्लेमेंसी, हम्म, ये सहूलियत उनके हिस्से में क्यों नहीं आई भाई? अगर आपके ही लोगों को इस ढंग से, जिन्होंने आपके शह से, इसलिए शह से बोल रहा, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन खान का वीडियो देख लीजिएगा। 3 दिन से आर्मी को रोक के रखने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री, इसलिए मैं शह बोल रहा हूँ। भले उनको कौन SIT सो कॉल्ड ने क्लीन चिट दे दी होगी, ये क्लीन चिट देने वाला आज साइप्रस में एम्बेसडर बन के बैठा हुआ है और वो भी मामला चल रहा है कोर्ट में कि इस ढंग से ऐसा पद देना ये कहाँ तक जायज है, ये भी कोर्ट में याचिका चल रही है। वो राघवन जो उस समय SIT का चीफ था, उस समय वो टाटा नानो गुजरात प्रोजेक्ट का पेड एडवाइजर था और वो क्लीन चिट देकर बड़े कॉलर ऊपर करके 2014 में शपथ लेके प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर हेमंत सोरेन को अगर कल डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, उनकी विधायक की पोस्ट अगर जा रही है, तो गुजरात के इतने बड़े कांड करने वाले का क्या होना चाहिए? फिर वो इस देश का प्रधानमंत्री भी कैसे बन सकता है? फिर मेरा ये सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पे तथाकथित क्लीन चिट मिलना और प्रत्यक्ष जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह से लेके दुनिया भर के जो एविडेंसेस है, गुजरात के पुलिस से लेके गुलमर्ग सोसाइटी, जिस सोसाइटी की केस के ग्राउंड पर आज तीसरा सेटल वार्ड जेल में सड़ रही है, उन सब चीज़ों से लेके कैसी है हमारी न्यायपालिका? आपने खुद कहा ना कि न्यायपालिका का मामला बाबरी मस्जिद का जजमेंट देने से लेके, जो कि बाबरी मस्जिद गिराने का केस अभी भी प्रलंबित है। बाबरी मस्जिद गिराने वाले गुनाहगारों को क्लीन चिट मिली नहीं है। बाबरी मस्जिद का अभी तक क्रिमिनल केस का मामला कोर्ट से बरी हुआ नहीं है और उसके बावजूद आप भूमि पूजन कर देते हो, उसके बावजूद मंदिर निर्माण का काम शुरू करते हो। देश के संविधान की इससे ज़्यादा धज्जियां उड़ाने का आज़ादी के 75 साल के दौर में का ये मेरे जैसे इन सब मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाले साथी का आक्रोश, साने गुरुजी के जैसा मन में जबरदस्त एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है कि काहे का अमृत महोत्सव? ये तो विश्व महोत्सव चल रहा है। संविधान में दुनिया भर के प्रावधान हैं, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, सभी को रोजगार का अधिकार है, मिनिमम वेजेस का अधिकार है, दुनिया भर की सब कुछ बातें हैं। कहाँ क्या है? और सबसे बड़ी बात संपत्ति का बंटवारा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को अगर मिटाना है तो अंतरजातीय, अंतरधर्मीय शादियाँ और संपत्ति का बंटवारा जब तक नहीं होता इस देश में समता कभी आ नहीं सकती। ये जो 2 सूत्र उन्होंने कहे भी है, लिखी भी है और संविधान में भी दिए हैं। 75 साल के इतिहास में अगर हम उसको खंगाल के देखेंगे, कुछ चंद लोगों के पास में संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया है, जिसमें ये कुछ ऐसे बदनाम नाम है जिन्होंने बैंकों को चूना लगाकर लाखों रुपए का, जिसको सरकार फेवर कर रही है, सरकार की शह से बैंकों का, गरीबों का जमा हुआ पैसा निकाल के इन चोरों को दिया जा रहा है। चोरी बोलूंगा मैं, क्योंकि एक चोर होता है जो राहगीर किसी का पॉकेट मारता है, जो पकड़ा जाता है और पब्लिक से मार खा के कई बार मर भी जाता है, और ये वो चोर है सफ़ेद पोश व्हाइट कॉलर वाले, जिन्होंने कई लाख करोड़ रुपए के बैंकों के पैसे खुले आम चोरी कर करके, कुछ लोग तो विदेशों में छुपे हुए और कुछ लोग सरेआम घूम रहे और आपके जैसी टीवीओ को खरीदने के होड़ उनमें लगी हुए। उनका स्वाभिमान, उनका आत्मविश्वास,
उनका जज्बा देखिए, क्यों वर्तमान प्रधानमंत्री का उनके ऊपर वरद हस्त है। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिनकी ऐसी कोई औकात नहीं थी, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के काल में गौतम अदानी नाम के उद्योगपति को आउट ऑफ इंडिया के फेवर कर करके गुजरात में उद्योग देने का काम किया है। कांडला जैसा पोर्ट भारत का पहला पोर्ट है प्रीतम जी, जिसको वर्तमान मुख्यमंत्री ने सब नियमों को परे रखकर वर्तमान ये जो गुनाहगार जो है, जो दुनिया भर के बैंकों को चूना लगाया हुआ है, लाखों करोड़ों का कर्जा वो डकार के बैठा हुआ है, और एक गरीब आदमी अगर थोड़ा सा मामूली भी कर्जा ले लेता तो उसके घर पे रेड पड़ जाती है, तुरंत उसको ये किया जाता है। और ये जो ईडी सीबीआई दुनिया भर का डालने का जो काम आएंगे किया हम जा लोग। रहा है, हाँ, तो ये सब लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ये लोग चैनल खरीद रहे हैं, ये लोग सिनेमा तैयार कर रहे हैं, ये लोग अखबार खरीदने जा रहे हैं, ये लोग दुनिया भर के नए नए प्रोजेक्ट डाले जा रहे हैं। इनको आदिवासियों के जंगलों के और दुनिया भर के खनिजों के खदानों के कॉन्ट्रैक्ट मिले जा रहे हैं। देश भर के रस्तों के होलसेल कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले जा रहे हैं। आपके गाड़ियों के पैसे वसूल करने के सो कॉल टोल नाके के यही लोग वसूली करने वाले हो गए। यानी इस देश का पैसा निकाल कर, और इनकम टैक्स कितना देते हैं जरा आप इंक्वायरी कीजिए। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, आपसे मेरी गुजारिश है, ये जितने भी उद्योगपतियों की लिस्ट है आप देख लीजिएगा। आप जैसे एक शिक्षक जैसा, एक क्लर्क जैसा गवर्नमेंट का सैलरी वाला आदमी का परस्पर इनकम जाता टैक्स है। कटता है, और इन चोरों का आप देख लीजिएगा, इनका इनकम टैक्स देने का अनुपात कितना है, इनका टैक्स देने का अनुपात कितना है। उल्टा बजटों में इनके टैक्सों को सतत सहूलियत देने की, इनके टैक्सेस को माफ करने की स्पर्धा 8 साल में इस गवर्नमेंट की हर बजट में आप अगर प्रावधान देखोगे, मूडी से लेके लैट्रिन जाने वाला वो जो सार्वजनिक जो होता है स्वच्छता गृह, उससे लेके आपकी गाड़ी पार्किंग करने के लॉट से लेके हर बात में वो जीएसटी बोलता है। मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, जो झाल मूढ़ी में 10 रुपए में खा रहा था वो 15 रुपए में खाते आ रहा हूँ, और वही जो अनुपात है हर चीज़ का सीधा बोलता है वो बेचारा खोमचे वाला कि सर इसमें भी जीएसटी लग गया है। आम आदमी के जीवन की इस ढंग से महंगाई की मार, प्रीतम जी मैंने बिहार में लगभग दाल खाई नहीं है, क्योंकि मैं ठहरने वाले सभी लोग निम्न वित्त वर्ग के लोगों के घरों में ही मैं ठहरा हूँ, और मैं 1 हफ्ते से ऊपर बिहार में मेरे गले के नीचे दाल उतरी नहीं है। नेचुरल, जिसको हम वेजिटेबल प्रोटीन्स बोलते हैं, दाल जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है, 150 रुपये किलो है बोलते। तथाकथित गौ माता के नाम पर आपने जो 8 साल से जो गदर करके रखा हुआ है, जो एनिमल प्रोटीन सामान्य आदमी को, गरीबों को जो थोड़ा बहुत मिलता था, रेंज में जो मिलता था, और खाली अल्पसंख्यकों को लक्ष्य करके, लेकिन अल्पसंख्यकों की ज़्यादा बड़ी संख्या में इस देश के गरीब, जिसमें आदिवासी है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जिसमें गोवा के लोग हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे ओबीसी और अन्य जातियां हैं, वो इन चीज़ों को खाने का मैंने बंगाल से लेके देश के कई प्रदेशों में अपने आंखों से देखा है। उनका आपने एनिमल प्रोटीन छीन लिया। रहा वेजिटेबल प्रोटीन, आप कह रहे कि अन्य भी प्रोटीन के सोर्सेस है, वो आपने ले लिया। अब कोरोना जैसी बात को लेके आप दुनिया भर के तमाशा करते रहते हो, अभियान चलाते हो, मोमबत्तियाँ जलाने का, थालियाँ बजाने का, लेकिन इम्यूनिटी कमज़ोर होने का, मैं डॉक्टर हूँ, इम्यूनिटी कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण होता है प्रोटीन्स की डिफिशियंसी। प्रोटीन्स के जो कण होते हैं, जो अणु रेणु होते हैं, उन्हीं में से आपकी इम्यून सिस्टम भी मजबूत होती है, तैयार होती है। ये उसका मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, उसका विस्तार नहीं कह रहा हूँ। अगर एक सामान्य आदमी के जीवन में अगर दाल गायब हो जाती है, प्रोटीन गायब हो जाता है, मांस मच्छी गायब हो जाती है, अंडा गायब हो जाता है, तो वो आदमी का स्वास्थ्य का 135 करोड़ देश के आबादी की स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। अन्य लोग छोड़ दीजिए, 20-25 करोड़ की आबादी एक ऐसी प्रिविलेज क्लास की हो गई जो चाहे उतनी महंगी बात मॉल में जाके और दुनिया भर के क्या क्या सब मौज मस्ती वाला छोड़ दीजिए, 35 करोड़ ले लीजिए। व्हाट अबाउट 100 करोड़?
100 करोड़ आबादी का जो लाइफ आपने मिजरेबल करके रख दिया, असुरक्षित करके रख दिया है, रोजगार से लेके, उत्पादन से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, और खाद्य पदार्थों में ये जो महंगाई के कारण जो चोट पड़ने लगी है लोगों के पेट के ऊपर, उसमें आने वाले दिनों में मैं आज आवाज इंडिया के बहाने आपको याद आएगा कि कोई खैरनार आपके टीवी पे बोल के गया है, आने वाले दिनों में इस देश का स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा मेजर क्राइसिस तैयार होगा। कोरोना तो दूर की बात है, साधारण सर्दी में भी लोग अगर मर गए तो आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम आपकी कोलैप्स हो जाएगी, जब प्रोटीन्स का और दुनिया भर के तत्वों का, सत्वों का आपका अभाव अगर ऐसे ही खाने में बढ़ते जाएगा, कम करते जाएंगे आप, और खाली आप सूखी रोटी या प्याज या पानी या इसमें भिगा के खाए, तो आने वाले दिनों में इस देश का स्वास्थ्य का, पहले ही हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग कोरोना ने एक्सपोज करके रख दी है। स्वास्थ्य के नाम पे हमारे देश में कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो व्यवस्था है वो कॉर्पोरेट सेक्टरों के, अपोलो से लेके दुनिया भर के जो अलग अलग जो निकले हुए हैं इनकी है, जो कुछ चंद लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और 100 करोड़ की आबादी के लिए ना स्वास्थ्य है, 100 करोड़ की आबादी के लिए ना शिक्षा है, किस ढंग की फीस है, और 100 करोड़ की आबादी के लिए ना ढंग का कपड़ा है, 100 करोड़ की आबादी के लिए आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की जगह सिर्फ बीच है। और ऐसे अमृत महोत्सव के समय में हम आज़ादी के 75 साल में क्या पाया, क्या खोया, तो हम तो ये कहेंगे कि हमने खोया ही खोया है। बिल्कुल, हम अभी आखिरी मुद्दे पर बढ़ रहे हैं, एक दो मुद्दे बाकी है। स्वायत्त संस्थाएं है देश में, जिसे हम अभी कहते हैं स्वायत्त संस्थाएं है, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें ईडी है, जिसमें सीबीआई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन है। आपको क्या लगता है इन 75 सालों में वो जितनी सशक्त होनी चाहिए थी, जितनी स्वायत्त होनी चाहिए थी, क्योंकि आप ही कहते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं कि आत्मनिर्भर, जितनी आत्मनिर्भर होने चाहिए थी, क्या ये तमाम स्वायत्त संस्थाएं आत्मनिर्भर हुई है या किसी देश के या किसी राज्य के हाथों की कठपुतली बनी है? 75 साल के इतिहास में ये सभी संवैधानिक संस्थाओं का पतन या संवैधानिक संस्थाओं ने अपने घुटने टेकने का मेरे आंखों के सामने का ये पहला दौर देख रहा हूँ। मैं आपातकाल में भी देखा हूँ। अजितनाथ रे नाम के एक जस्टिस को आउट ऑफ वे जाकर मिसेस गांधी ने चीफ जस्टिस बना दिया था, बहुत हल्ला हुआ था। वो एक अपवाद छोड़ दो तो और भी कई सरकारों की ऐसी हिम्मत नहीं हुई है। जुडिशरी में, चुनाव आयोग में, उसी सेशन को हमने देखा है कि कितने कितने मुख्यमंत्रियों को उसने आंखों में पानी ला दिया था और पसीना ला दिया था। वो चुनाव आयोग, वो हमारी जुडिशरी, और जिस मीडिया में मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, ये भी एक चौथा खंबा है भाई जनतंत्र का। ये आज किस ढंग से आखिरी सांस ले रहा है। आपके जैसे कुछ चंद लोग आपका छोड़ दो तो आज की तारीख में मीडिया पूरा सरकार का भाट बन के रह गया है। ये मीडिया के लिए भी शर्म की बात है। आज़ादी के 75 साल के जश्न में जिस ढंग से मीडिया अन्य लोगों की बातों को सो कॉल्ड शो करके जो उनको एक्सपोज करने की बात करता है, वही मीडिया इंडिपेंडेंटली वर्तमान सत्ताधारी दल के लोगों के बारे में भी अगर हम कह रहे कि मीडिया ने अपना रोल करते रहना चाहिए, वो फिर विरोधी दल का हो, सत्ताधारी दल का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन 75 साल के इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ कि चुन चुन कर विरोधियों को खत्म करने का मीडिया भी सरकार को मदद करने का रोल कर रहा है। और सरकारी पक्ष, वो कोई सेंगर हो, वो कोई टोनी हो, वो कोई अमित शाह हो, या आदित्यनाथ, वो कोई खुद आदित्यनाथ हो, खुद प्रधानमंत्री हो। याद कीजिए ना, वर्तमान प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में इस देश के इतिहास में 8 साल हो गए उनका प्रधानमंत्री बन के, एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है क्या? क्यों प्रधानमंत्री? मैं आवाज इंडिया के बहाने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहता हूँ, क्यों मुकर रहे हैं मीडिया से? मीडिया तो अभी आपकी पूरी मतलब इसके नीचे है, आपने तो उनको आपके पैर के तरह दबा के रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि आपके अलावा भी BBC है, आपके अलावा भी CNN है, आपके अलावा भी आवाज़ इंडिया है, आपके अलावा भी और भी है बहुत सारे, आप 8 साल में
अमृत महोत्सव के दिन दहाड़ रहे हो लाल किले से, एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमृत महोत्सव में करके बता दो ना। और 8 साल का आपका अचीवमेंट का एक बार पूरा गणित, पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भी रख दो। जो उस फिल्म का एक्टर, दुनिया भर के चमत्कार करके एक्टिंग करने वाला, उसको आप इंटरव्यू देते हो घर में बुला के, आम चूसने की बात होती है, और उसमें भी आप बातें कर रहे हैं आम चूसने की, आप चूस के खा रहे या काट के खा रहे। इससे ज्यादा मौकरी मेरे ख्याल से ये मीडिया का मजाक है। ये मीडिया को एक तरह से वो अंगूठा चूसने के लिए कह रहे हैं, आम चूसने की बात नहीं है। अक्षय कुमार के बहाने वर्तमान प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं कि प्रीतम बुलकुंडे से लेके रवीश कुमार से लेके दुनिया भर के आप सब लोग लल्लू हो, और ये देखो अंगूठा बता रहा है आप लोगों को। और अपने घर में सुरक्षित रूप से जो भी उनके सो कॉल एक दो इंटरव्यू देखे सुरक्षित, उसमें भी 3 इंटरव्यू है, उसमें भी उन्होंने आपा खोया है। उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे सवालों को लेकर उस पूछने वाली का रिलीजन निकाला है। वायलेंस का एक्सीडेंट से वो मुस्लिम थी, वो इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो इस ढंग के मीडिया के साथ व्यवहार करने वाले 4 जजेस को वर्तमान प्रधानमंत्री पद पे आने के बाद में सरकारी निवास स्थान में, जिसमें कभी चीफ जस्टिस रहा हुआ भी आदमी गोगोई, जो आज इनकी कृपा से राज्यसभा में बैठा हुआ है, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था। 4 जजेस ने साफ साफ कहा है कि हस्तक्षेप होता है। आपके जैसे एंकर जो मेरे दोस्त थे दिल्ली में, उन्होंने मुझे साफ कहा है, मैं जब उनको कहता हूँ कि मुझे आपके टीवी पर आने में अभी कोई रुचि बाकी नहीं, वो सीधा सीधा कहते कि सूरज जी माफ़ कीजिएगा, हमारे जीवन के पत्रकारिता के प्रवास में पहली बार पीएम हाउस से या पीएम ऑफिस से फ़ोन आने का दौर शुरू हुआ है। अगर हमने एक भी शब्द आपके मुंह से प्रधानमंत्री के बारे में, पीएम के बारे में, सरकार के बारे में कुछ, तो वहाँ से सीधा फ़ोन आता है कि ये क्या आप। तो इस ढंग से इतिहास के क्रम में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपातकाल में भी कई पत्रकारों ने परवाह नहीं की है और उन्होंने उनको जो छापना था छापने की कोशिश की है। ये आपातकाल से भी गुजरा ज़माना है, जिस ज़माने में जुडिशरी, जिस ज़माने में मीडिया, जिस ज़माने में इलेक्शन कमीशन, जिस ज़माने में दुनिया भर की जो एजेंसीज है, आईपी, सीबीआई, ईडी, आज मजाक का विषय बन गई है। सचमुच में अगर कोई गुनाहगार होगा, किसी ने आर्थिक कोई घोटाला किया होगा, अब लोगों को ईडी, आईबी, सीबीआई मतलब वर्तमान सरकार की आग की किरकिरी, वर्तमान सरकार की तरफ से कोई सरकार गिराने की। देखिए ना, कल फ्लोर टेस्ट था बिहार सरकार का परसों, और उसके एक दिन पहले आप आरजेडी के चुन के विधायकों के घरों पर रेड डालते। शर्म आनी चाहिए। अरे रेड भी डालनी थी तो थोड़ा और पहले डाल दिए होते। पूरी की पूरी इतने दिनों से सरकार बनी हुई थी आप ही की मदद से, उस समय आप क्या नींद में थे? आपको अचानक फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले ये कैसे सूझता है? हाँ, यानी देश भर के ईडी के, सीबीआई के जितने भी रेड्स के जो किस्से हैं वो अब मजाक, जोक्स बन गए हैं। इन सब चीज़ों को लेके किस ढंग से, यानी आप एक ज़माने में इंदिरा जी इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, ऐसा यही प्रधानमंत्री को आरोप करते हमने देखा है जयप्रकाश आंदोलन में, गुजरात आंदोलन में। और यही प्रधानमंत्री के इशारे से, यही गृह मंत्री के इशारे से आज ये एजेंसीज अगर इस ढंग से काम कर रही होगी। सबसे ज़्यादा दुख की बात है, परमानेंट इस दुनिया में कोई नहीं है। इंदिरा जी जैसी आयरन लेडी भी गई है, ये भी जाएंगे। हिटलर को भी 30 अप्रैल 1945 को गोली मार लेनी पड़ी है अपने माथे पर, और मुसोलिनी को भी लोगों ने पेड़ पे टांग के मारा है। इस दुनिया में अमर कोई भी नहीं है, आपको भी जाना ही है। अगर इस गलत फहमी में होंगे कि वे अमर पट्टा लेके आए और हिंदू हिंदू करके, ये पूरा असंभव है। हिंदू इतना बेवकूफ़ नहीं है। हिंदू भी अब सोचने लगा है, क्योंकि उस हिंदू के पेट पे मार पड़ने लगी है। वो हिंदू अभी 10 की जगह 15 रुपये की मूढ़ी जब खा रहा है, वो हिंदू अभी अपने खाने की दाल जब उसको नसीब नहीं हो रही है, वो हिंदू अपने बच्चों को अगर नहीं पढ़ा पा रहा है, वो हिंदू अगर अपनी पत्नी की, बहन की, माँ की इज्जत अगर नहीं बचा पा रहा है, तो वो हिंदू भी परवाह नहीं करेगा। आप लाख नागपुर से हिंदू का कार्ड के लिए आप लाख हिंदू हिंदू बोलते रहिए,
लेकिन आखिर सवाल आता है पापी पेट का, बिल्कुल। और उस पापी पेट के ऊपर जब आपने इस ढंग से, कल इंडिया टुडे का योगेंद्र यादव ने मुझे भेजा हुआ, आपको मैंने भेजा, बिल्कुल। उस सर्वे के मातहत, और मेरा अपना भी सर्वे है जो मैं पूरा देश भर से, आपने कहा कि पूरे देश भर में घूम रहा हूँ। अभी मैं उत्तर प्रदेश बिहार का दौरा करके आ रहा हूँ, गांव-गांव में गया हूँ, शहरों में गया हूँ, बनारस में गया हूँ, छोटे देहात में गया हूँ, बिहार में पटना में राजधानी में गया हूँ, अख्तियारपुर नाम के छोटे से कस्बे में गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ शहरों में गया हूँ। तो ये मेरा अपना जो अनुभव है, पिछले महीने में मैं बंगाल के देहातों में था, बंगाल की राजधानी में था। आने वाले 8-15 दिन के बाद मैं फिर से कश्मीर में 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। जम्मू में हूँ 2-3 दिन, कश्मीर में हूँ 4-5 दिन, लेह लद्दाख में हूँ हफ्ता 10 दिन, क्योंकि लेह लद्दाख वालों की कंप्लेंट रहती है। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का मेरा 70 साल का जो भी तजुर्बा है, उसके तहत मेरा ये कहना है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का कर्मकांड पाखंड भले सरकार करे, लेकिन आज़ादी के 75 साल का जो दौर पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक, ये सांस्कृतिक पतन का दौर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदू बनाम हिंदू नाम की पुस्तिका में कहा है कि कट्टर और उदारवाद का संघर्ष इस हिंदू धर्म का 5000 साल पुराना है। आज कट्टरवाद का जो दौर हम देख रहे हैं लोहिया की भाषा में, ये कट्टरवाद का दौर ऐसा परमानेंट रह नहीं सकता है, क्योंकि उस हिंदू के पेट के ऊपर जो मार पड़ रही है, उस हिंदू के साथ में जो कुछ हो रहा है, सवाल अल्पसंख्यकों का तो 35-30 करोड़ का है ही, दलितों का है ही, आदिवासियों का है ही, क्योंकि उन आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल इन्होंने जल जंगल जमीन के ऊपर जिस ढंग से कब्जा करना शुरू किया है, जिस ढंग से आदिवासियों की जमीनें 5वीं और 6वीं अनुसूची बाबा साहब ने संविधान में बनाने के बाद में, अब उस अनुसूची को बदलने के लिए इन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति जानबूझ के दलित आदिवासी कैटेगरी से लाकर उनकी सिग्नेचर से 5वीं और 6वीं अनुसूची हटाने का षड्यंत्र है। द्रौपदी मुर्मू जी को आवाज़ इंडिया के बहाने मेरी प्रार्थना है कि आप सचमुच उड़ीसा के आदिवासी गरीब घर से आई हुई अगर आप है, और आपको आदिवासियों के प्रति कुछ अगर आपके मन में अभी भी कुछ बचा है, क्योंकि दुख की बात है कि उनके पहले जो दलित राष्ट्रपति बैठे थे रामनाथ कोविंद, उन्हीं के नाक के नीचे उलगड़ी, सहारनपुर और दुनिया भर के कांड हुए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उसी मुस्लिम राष्ट्रपति के रहते हुए गुजरात में दुनिया भर का कांड हुआ, वो गुलमर्ग सोसाइटी से लेके नरेंद्र पटिया से लेके सब जगह गए, लेकिन उन्होंने कम से कम राजधर्म का पालन ये भी नहीं कहा। कम से कम प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी नाम होने के बावजूद उन्होंने किया था। लेकिन APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया, दुनिया भर की सराहना हो रही, लेकिन उन्होंने गुजरात के दंगे के बाद में वर्तमान प्रधानमंत्री के कान पकड़ने की जरूरत थी जब वो मुख्यमंत्री थे, और इनको सैक करना था मुख्यमंत्री के पद से, उन्होंने नहीं किया। ये इस ढंग के चुन चुन के मुस्लिम राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति और अब आदिवासी वर्तमान राष्ट्रपति महोदय से भी हम यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि अमृत महोत्सव के दौर में वो राष्ट्रपति बनी है, और अमृत महोत्सव का ये पूरा दौर चलेगा, तब तक वो राष्ट्रपति रहेगी। कम से कम 5 साल तो पक्की रहने वाली है, भले ये सरकार 24 में बदल जाए तो भी वो रहने वाली है और बदलेगी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के लोगों को आगाह कर दे रहा हूँ कि उनका ये जो कम्युनल, उनका ये जो कास्टिस्ट, ये जो उनका ब्राह्मणवादी, ये जो उनका मनुस्मृति का महिमा मंडन करने वाला, ये जो उनका हमारे संविधान की ऐसी की तैसी करने वाला जो दौर इनका जो चल रहा है 8 साल से, ये ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगा। 80-85% का जो कुनबा है, तो 95% आबादी के साथ चंद 5% लोग, पेशवाओं का काल नहीं है, वो ज़माना नहीं है बादशाहों का। अब आखिर जनतंत्र का तकाजा है। डॉक्टर अम्बेडकर की कृपा से एक दलित को और एक अंबानी को सेम वोट है, और इस कारण आज के जनतंत्र के तकाजे में आज़ादी के अमृत महोत्सव के बहाने हमारी देश की जनता इतनी भी सोई हुई नहीं है, इतनी भी अजगर के जैसी ठंडी नहीं है। उसने इतिहास के क्रम में करवटें बदलने का दौर देखा है। वो दौर फुले के समय देखा है, वो दौर अम्बेडकर के समय देखा है,
वो दौर जयप्रकाश नारायण लोहिया के समय देखा है, और वो दौर अभी के भी समय में अंगड़ाई लेते हुए देख रहा हूँ। जिस ढंग से अग्निपथ से लेके, रोजगार से लेके, हल्ला बोल और दुनिया भर का मैं अभी यूपी बिहार में देख के आ रहा हूँ, बिल्कुल चंपारण से एल्गार शुरू हुआ है, वो रुकने वाला मामला नहीं है। और महंगाई जिस ढंग से आसमान को छू रही, बेरोजगारी जिस ढंग से रिकॉर्ड ब्रेक हो रही है, क्योंकि यही प्रधानमंत्री मुझे एक मौका दो, विकास पुरुष, हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। ये टोटल 8 साल में 2 करोड़ भी नहीं दे सके, हर साल का तो बात की बात अलग है। महंगाई और रुपया, दुनिया शर्म से डूब मरने की बात है। आज रुपया 100 की तरफ चला जा रहा है। अभी मैं पेट्रोल पंप से आ रहा हूँ, 106 रुपये का पेट्रोल 1 लीटर में मेरी गाड़ी में 212 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल से भर सका हूँ मैं, जो कि मैं फुल पेट्रोल करने वाला आदमी 2 व्हीलर था। मैंने अभी 2 लीटर पेट्रोल को 212 रुपये पे किए हैं। बिल्कुल। तो इस ढंग से आम आदमी, ये आम आदमी के वाहन है, ये UMW या फलाने वगैरह गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सामान्य लोगों की बात है। इस नागपुर शहर में जहाँ के परिवहन मंत्री बिलोंग करते हैं, यहाँ की सांसद है, उनको भी मैं इस बहाने अपील करना चाहूँगा कि इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं के बराबर है। कितना भी मेट्रो उड़ाते बैठो, कितना भी कुछ क्या क्या कर लो, लेकिन आज हर एक घर में 2 से 3 व्हीकल में देख रहा हूँ। बिल्कुल। और दुनिया भर की इन चीज़ों के दाम, विश्व भर में इतने दाम नहीं है प्रीतम जी। विश्व के मार्केट के पेट्रोल के दाम और भारत के पेट्रोल के दामों का और गैस के दामों का गणित बिल्कुल ये नहीं उल्टा है। तो इस ढंग से भारत में ये जो चीज़ें, और बेशर्मी इस बात की है कि दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे। मुरमुरे जैसे पदार्थ के ऊपर GST लगाना, इससे ज़्यादा सरकार की किरकिरी और क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आखिरी दौर में हूँ। ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। बिल्कुल कि जो सरकार आम गरीब आदमी का जो खाद्य है उसको भी नहीं छोड़ रही है, जलाने के, बॉडी को जलाने के या दफन करने के जो पदार्थ, जो कुछ वस्तुएं हैं, उनके भी ऊपर GST लगाने की, जिसको तालू के ऊपर का मक्खन खाने की मानसिकता जिस सरकार की हो गई है, ऐसी सरकार को आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने का नैतिक अधिकार नहीं है। और इसको डूब मरने के सिवा चुल्लू भर पानी में कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आखिरी दौर में है। इस सारे आयोजन में 75वें इस वर्ष में स्वतंत्रता के अमृत काल में या अमृत महोत्सव में ये बात देखी जा रही है कि इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं कि हर घर तिरंगा, या फिर आपकी डीपी पर आपको तिरंगा लगाना होगा। आपका जो स्टेटस है उस पर आपको तिरंगा लगाना पड़ेगा। अगर आप लगाते हैं तो ही आप देशभक्त हैं, नहीं तो नहीं। इस तरह की जो चीप राष्ट्रभक्ति जो सिखाई जा रही है या बिल्कुल जनमानस में उसको लाया जा रहा है, तो जो सेना पर, जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक लड़ रहे हैं या फिर जिन्होंने अपने जान देकर इस देश को इस मुकाम पर लाया है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो या सरकारी कर्मचारी हो, या आज़ादी के लड़ाई में जितने भी, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, आज़ाद हो, उसके बाद में इस समाज को सुधारने के लिए पेरियार हो, फुले हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, राम मनोहर लोहिया हो, या फिर आज़ादी के जो नेता है गांधी जी हो, क्या उनकी देशभक्ति या उनकी राष्ट्रभक्ति इस डीपी के लिए मोहताज है? प्रीतम जी, वर्तमान सियासत में बैठे हुए लोग और इनका मातृ संगठन आज़ादी के आंदोलन से नादारद था। नीतिगत रूप से 1925 में इसी नागपुर के मोहितेवाड़ा में शुरू की गई एक शाखा, जो अखाड़ा था, वो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से आज पहचाना जाता है, उसने आज़ादी के आंदोलन में नीतिगत तौर पर भाग न लेने का निर्णय लिया था। 1925 से 47 तक का 23-22 साल का जो दौर है, 22 साल का बच्चा पर्याप्त मात्रा में तरुण होता है। हमारे 15-15, 16-16 साल के राष्ट्र सेवा दल के बच्चे, शिरीष कुमार से लेके भाई कोतवाल से लेके 1000 से ऊपर लोग राष्ट्र सेवा दल के भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ तो शहीद हुए और कुछ लोग जेलों में गए हैं। और ये संगठन 1925 में बनने के बाद में भी इस संगठन ने भारत के आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना तो दूर की बात है। इनके तथाकथित वीर सावरकर उस समय अंग्रेजों की पेंशन पे जी रहे थे। रत्नागिरी के कलेक्टर से ज़्यादा इनकी पेंशन थी।
1910 में एक बार जेल में गए। 1910 से 47 के बीच में 37 साल का इनका रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिएगा। इन्होंने अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने के अलावा और दूसरा कौन सा राष्ट्रभक्ति का काम किया, वीर बोलने का कौन सा काम किया, वो भी आप जान सकते हैं। और सबसे अहम बात तिरंगा झंडा। जिस तिरंगा झंडा को 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के साथ साथ झंडा, राष्ट्रगान, सब बातों की घोषणा की थी, उसके दूसरे दिन के ऑर्गेनाइजर के 27, 28, 29 नवंबर 1949 के इश्यूज को आप आर्काइव से निकाल के देख लीजिएगा। ये संविधान हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे भारतीयत्व का कहीं भी समावेश नहीं है। हमारी मनुस्मृति जैसी 5000 साल पुरानी रहते हुए इस संविधान की क्या जरूरत थी। और तिरंगा झंडे के बारे में 3 आंकड़ा अशुभ होता है भारतीय संस्कृति के अनुसार, और तीनों रंगों की आलोचना करते हुए अशोक चक्र को सबसे ज़्यादा गरियाया है। और इसीलिए वो 3 सिंहों को बिगाड़ने का जो काम किया है, क्योंकि ये जो खुन्नस है उनके मन में, गौतम बुद्ध के बुद्धिज्म के द्वारा निकले हुए प्रतीकों में से सम्राट अशोक के वो 3 शेर, अशोक चक्र, ये सब चीज़ों को हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान में सम्मानपूर्वक जगह दी थी, राष्ट्रीय झंडे के ऊपर जगह दी थी, राष्ट्र के सिंबल के तौर पे वो सब प्रावधान किया था। उन सब चीज़ों को बदलने का इनका जो शयने जो कोशिश चल रही है, तिरंगा झंडा उसमें की एक भाग है। क्योंकि तिरंगा झंडे को इतना सस्ता, इतना यानी कैसे कैसे पड़े हुए, कैसे कैसे गिरे हुए, कैसे कैसे मट्टी में सने हुए, किस ढंग से उसका मिसयूज होते हुए मैं उस दिन 15 अगस्त को बनारस में था। उस दिन 15 अगस्त को कोइंसिडेंटली मुझे मुस्लिम बस्ती में जानबूझ के बुलाया गया, क्योंकि मेरा काम ही अल्पसंख्यक दलित आदिवासी महिलाओं में है। मैं हर एक घर के ऊपर 2-2, 3-3 झंडे देखा हूँ, घर के अंदर तक देखा हूँ। और उन्होंने साफ कहा कि कहीं हमारे ऊपर उंगली न उठे, भय के कारण, डर के कारण आप लोगों को अगर इस ढंग से कर देते हैं। जिस तिरंगे झंडे को आपने दुनिया भर का आलोचना की है, अरे जिस प्रज्ञा सिंह की जो है संस्था अभिनव भारत, वो कभी बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर की संस्था थी, उसने अपने जीवित काल में बर्खास्त कर दी थी, इन्होंने फिर से पुनर्जीवन किया कर्नल पुरोहित ने। उस संस्था के प्रोसीडिंग आप देख लेंगे भोपाल, उज्जैन और दुनिया भर की मीटिंगों के, जो करकरे साहब ने मालेगांव के केस में दर्ज किए हैं, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये संविधान हमें मंजूर नहीं, ये तिरंगा झंडा हमें मंजूर नहीं। हमारा जो हजारों साल पुराना भगवा झंडा है, ये उन्होंने लिखे हुए आरोप पत्र में मौजूद है। जो प्रज्ञा सिंह आज भारत के लोकसभा में भोपाल से बैठी हुई है और भारत के रक्षा विभाग की कमेटी की मेंबर भी है, और भी कई कमेटियों की होगी, लेकिन रक्षा विभाग की विशेष चर्चा इसलिए हुई क्योंकि वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक काम कर चुकी है। भारत सरकार को उड़ाने का गुप्त षड्यंत्र जैसा उसका आरोप है। लेकिन उसकी, उस संगठन की जिसकी इन्होंने पुनर्स्थापना की थी, हिमानी सावरकर को पकड़कर, गोडसे की लड़की गोपाल गोडसे की, और विनायक दामोदर सावरकर की भतीजे की पत्नी, यानी पति हूँ, ये उसका रिलेशन था। उसको पकड़कर उसको अध्यक्ष बना के कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, असीमानंद, प्रज्ञा सिंह, कुलसुंगरा और इंद्रेश का भी नाम है, भागवत का भी नाम है। इनकी मीटिंग में एक फोटोग्राफ तो कभी आगे चल के मैं आपको ला के देखूँगा, शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह, इनकी इसको लगा के बैठे हुए फोटो है भोपाल के बैठक के मेरे पास में, उधर के अखबारों के, ये लोगों के साथ में। और उन मीटिंगों के ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स जो मालेगांव केस में करकरे साहब ने, इसीलिए करकरे साहब का जो इन लोगों ने जो गाली गलौच और उनको जो धमकियों का जो दौर शुरू किया था, यहाँ तक कि अडवाणी जी, भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रहा हुआ आदमी ने तक धमकाने के खत लिखे हैं करकरे साहब को। मुझे महाराष्ट्र फाउंडेशन का पुरस्कार कविता करकरे के हाथ से मिला है, और रो रो के उन्होंने अपनी पति के ड्यूटी के समय धमकियों के फ़ोन से लेके दुनिया भर की बातों का वर्णन किया हुआ है। तो ऐसे लोगों के हाथ में आज भारत की बागडोर जाने के कारण
जिन्होंने तिरंगे झंडे को नकारा है, जिन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक तरह से मुखालफत की है, ऐसे लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना पड़ रहा है। इसलिए मैंने केला खाया नहीं, मैंने केला खाया नहीं कहावत के अनुसार जिसके मन में चोर होता है वो और ज़्यादा जोर से नैतिकता की, और ज़्यादा जोर से राष्ट्र प्रेम की, और ज़्यादा जोर से भारत माता की, और ज़्यादा जोर से भारत के तिरंगे झंडे की बात करता है। पूरा इतिहास खंगाल के रख लीजिएगा, एक उदाहरण नहीं मिलेगा, उल्टा एक उदाहरण मिल जाएगा गलती से अटल बिहारी वाजपेयी का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलनकारियों के खिलाफ गवाही देने का। एक रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको 3-3, 4-4 माफीनामे लिखने के सावरकर के अंग्रेज सरकार को, और उसका मजमून है कि मैं बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर, ये जो भटके हुए बच्चे हैं जो आपके खिलाफ पिस्तौल और बम और क्या क्या कर रहे हैं, मैं इनको शांत करने का काम कर सकता हूँ। ये लिखित में लिखा हुआ मजमून है। कल ही मुझे फ़ोन था निरंजन टकले का, उनकी किताब सावरकर के ऊपर, अभी लोहिया के ऊपर तो आ ही चुकी है, द मर्डर मिस्ट्री ऑफ जस्टिस लोहिया, इसी नागपुर में मारे गए हैं। अब उनकी दूसरी किताब, कल आते ही मुझे नरेंद्र दाभोलकर के बड़े भाई का फ़ोन था कि निरंजन टकले की अंग्रेजी किताब सावरकर के माफीनामों की तैयार हो चुकी है, अंग्रेजी पब्लिशर चाहिए। मैंने कहा मैं देता हूँ। तो इस ढंग से सब उपलब्ध साहित्य है, सब कुछ मौजूद है पब्लिक डोमेन में। और सबसे आखिरी और पीड़ा की बात, आज मुल्क की बागडोर क्रिमिनल्स लोगों के हाथ में है। आज मुल्क की बागडोर इस देश के संविधान के धज्जे उड़ाने वालों के हाथ में। आज मुल्क की बागडोर आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को न मानने वालों लोगों के हाथ में है। आज मुल्क की बागडोर अंबेडकर को, गांधी को द्वेष करने वाले लोगों के हाथ में है। यहाँ तक कि हत्या करने तक इन लोगों की मचल गई हुई है। और इसलिए वो देश की आज़ादी का, देश के संविधान का और देश के सभी मूल्यों का नष्ट करने के ऊपर सिस्टमेटिकली कोशिशें कर रहे हैं। और इसलिए तिरंगा झंडे का ये जो, जिसको हम महिमा मंडन किया गया, नहीं महिमा मंडन नहीं, ये जानबूझ के अतिरिक्त प्रदर्शन करने का जो इन्होंने एक तरह से वो माखौल उड़ाने का काम किया, उसी में 11 ये जो विक्टिम आरोपी है बिल्किस बानो के, इनको छोड़ने का काम किया ताकि वो माखौल उड़ा रहे। आज़ादी के 75 साल का मजाक यानी करने पे तुले हुए, ये उसके उदाहरण है। अगर इनको उसके सम्मान की कम से कम कोई और डेट चुनी होती, लेकिन इसी समय में ये सब करने की वजह, क्योंकि ये आज़ादी के दिवस को मजाक के माखौल के तौर पे ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये इनके मंशा है। बिल्कुल। ये आज़ादी के इस महोत्सव को या आज़ादी के इस दिवस को जहां अनेक वीरों ने शहादत दी, इसको माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सुरेश खन्ना साहब कहते हैं कि ये देश आरोपियों के हाथ में है, ये देश उन लोगों के हाथ में जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो इस देश की सहिष्णुता खत्म करना चाहते हैं, इस देश में न्याय प्रणाली खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में देश की भागडोर है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक आज की जो चर्चा देख रहे हैं इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और ऐसे लोगों को 2024 में सत्ता में से हटाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और इस देश को और उन्नत बनाने के लिए अपना एक योगदान देंगे। डॉक्टर साहब, आप आए, बड़े ताकत के साथ अपने इन सब बातों में रखा। आखिरी बात दोहराऊंगा, हमारे देश के लोगों की संवेदनशीलता का जो आकलन मेरा है, मैं चैलेंज के तौर पे कह दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में किसी भी हालत में 2024 के बाद में इन जल्लादों के हाथ में देश की सत्ता नहीं रहने वाली और इन्हें सलाखों के पीछे देखने के दिन लोगों को ही अपने आंखों से देखने के आएंगे, इस उम्मीद के साथ में। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।